7th क्लास। आज हम पढ़ेंगे स्थिर विद्युत, पाठ 15 स्थिर विद्युत। तो विद्युत के बारे में तो सभी जानते हैं, क्योंकि विद्युत का हमारी लाइफ में बहुत विद्युत की हमारी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंस है और उसके बिना हमारा काम चलते ही नहीं है ना। तो विद्युत क्या होती है? आवेशों का प्रवाह। विद्युत आवेश जो होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर बहते हैं, है ना। तो उसको कहते हैं आवेशों का प्रवाह। आवेश प्रवाहित होते हैं, आवेशों का प्रवाह क्या होता है? विद्युत। विद्युत किसे कहते हैं? आवेशों के प्रवाह को विद्युत कहते हैं, हाँ। तो विद्युत धारा हम बोलते हैं ना, विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, मतलब विद्युत आवेश प्रवाहित हो रहा है, यानी विद्युत आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान को जाते हैं, इसको विद्युत धारा कहते हैं। तो ऐसे हम देखते हैं कि कभी कभी जब हम एक बालों में सूखे बालों में कंघी को रगड़ते हैं और फिर उसको कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों के पास लाते हैं। एक कंघी जैसे लेते हैं, है ना, कंघी होती है, इसको सूखे बालों में रगड़कर और कागज़ के छोटे छोटे से टुकड़ों के पास लाते हैं। तो ये टुकड़े जो हैं ये अपने आप यहाँ से उठ के और कंघी से चिपक जाते हैं, मतलब दूर से ही कंघी की ओर आकर्षित होते हैं और उससे चिपक जाते हैं। ऐसा देखा होगा, है ना। कंघी की जगह स्केल ले सकते हैं, कोई भी प्लास्टिक की चीज़, स्केल वगैरह ले सकते हैं, पेंसिल ले सकते हैं, है ना। इनको सूखे बालों से रगड़ के और जब कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों के पास लाते हैं तो ये कागज़ के टुकड़े जो हैं ये दूर से ही इसकी ओर खींचते हैं, कंघी की ओर या स्केल की ओर, और उसमें चिपक जाते हैं। मतलब क्या है कि ये जो कंघी है जिसको हमने सूखे बालों से रगड़ा है, ये इन कागज़ के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करती है ना। तो इसका कारण क्या है? कारण ये है कि कंघी को बालों से रगड़ने से इसमें एक प्रकार का बल आ जाता है जिसको आवेश कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? आवेश कहते हैं। कंघी को जब सूखे बालों में रगड़ते हैं तो कंघी में एक प्रकार का बल उत्पन्न हो जाता है जिसको आवेश कहते हैं, और इस बल के कारण वो कागज़ के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। तो ऐसे दो वस्तुओं को जब भी रगड़ते हैं तो दोनों में एक प्रकार का बल उत्पन्न हो जाता है या आवेश उत्पन्न हो जाता है ना। और ये दूसरी वस्तुओं को जिनमें कोई आवेश नहीं है उन वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, है ना। ऐसे ही देखा होगा कि जो गुब्बारा होता है, गुब्बारे को हम यदि कई बार रगड़ दें, गुब्बारों को कई बार यदि हम कागज़ की शीट से या किसी भी चीज़ से रगड़ दें और रगड़ने के बाद जब हम उसको दीवार के पास लाते हैं तो वो दूर से ही दीवार से चिपक जाता है। अब दीवार तो आ नहीं सकती उठ के, है ना, क्योंकि वो तो स्थिर है। तो ये जो गुब्बारा है ये दीवार से चिपक जाता है, क्योंकि बताया हमने कि दो वस्तुओं को रगड़ते हैं तो उनमें विद्युत आवेश उत्पन्न हो जाता है। इसको स्थिर विद्युत आवेश कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? स्थिर विद्युत आवेश कहते हैं। स्थिर विद्युत आवेश कहाँ कैसे उत्पन्न होता है? दो वस्तुओं को रगड़ने से उत्पन्न होता है, स्थिर विद्युत आवेश उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, अब ये आवेश दोनों वस्तुओं में आता है, दोनों वस्तुओं में ये आवेश आता है। एक में धन आवेश आता है और दूसरे में ऋण आवेश आता है ना। दो वस्तुओं को जब रगड़ते हैं तो एक वस्तु में धन आवेश आता है और दूसरी वस्तु में ऋण आवेश आता है। तो इस तरह से आवेश दो प्रकार के होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश, ये दो प्रकार के आवेश होते हैं। तो जिन वस्तुओं में ये आवेश होते हैं वो वस्तुएं आवेशित वस्तुएं कहलाती हैं। तो हमेशा आवेशित वस्तु अनावेशित वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। जैसे कागज़ के टुकड़े जो हैं, ये इनको नहीं रगड़ा था किसी से, तो ये अनावेशित, मतलब इनमें किसी प्रकार का आवेश नहीं था। लेकिन कंघी या स्केल जो है प्लास्टिक का, ये इनको रगड़ा है तो इसलिए इनमें आवेश है, इसलिए इनको आवेशित वस्तुएं कहते हैं। तो जिन वस्तुओं में आवेश होता है, यानी जिन वस्तुओं में दूसरी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता होती है, उनको आवेशित वस्तुएं कहते हैं। और जो वस्तुएं आवेशित वस्तु की तरफ आकर्षित होती हैं उनको अनावेशित वस्तुएं कहते हैं। ठीक है, तो एक वस्तु आवेशित होती है, दूसरी
अनावेशित होती है ना। लेकिन जिन दो वस्तुओं को रगड़ा जाता है वो दोनों आवेशित होती हैं, ठीक है, वो दोनों आवेशित होंगी। अब एक में धन आवेश, जैसे कंघी को बालों से रगड़ा तो कंघी में धन आवेश और बालों में ऋण आवेश आएगा। तो ऐसे कुछ प्रयोग वैज्ञानिकों ने किए और उन्होंने एक निश्चित चीज़ बताई कि एक स्ट्रॉ को सूखे बालों से जब रगड़ा जाता है ना, तो स्ट्रॉ में ऋण आवेश आता है। मतलब एक स्ट्रॉ ले लें हम, स्ट्रॉ को सूखे बालों से रगड़ें और फिर उसको धागे की सहायता से इस तरह से लटका दें। ये लटका दिया इसको, स्ट्रॉ को इस तरह से धागे की सहायता से लटका दिया। अब ऐसे ही दूसरी एक स्ट्रॉ लें, मतलब मान लो इसमें ऋण आवेश है। अब दूसरी एक स्ट्रॉ लें, उसको भी सूखे बालों से रगड़ें और रगड़ने के बाद जब इसके पास लाते हैं, ये लटकी हुई जो धागे से लटकी हुई जो स्ट्रॉ है, ये इसके पास हम एक दूसरी स्ट्रॉ को लाते हैं, सूखे बालों से रगड़ कर दूसरी स्ट्रॉ को जब इसके पास लाते हैं तो सूखे बालों से स्ट्रॉ को रगड़ा है तो इसमें भी ऋण आवेश होगा, है ना, क्योंकि स्ट्रॉ में ऋण आवेश आता है तो इसमें भी ऋण आवेश होगा। तो ये लटकी हुई स्ट्रॉ के पास में ये दूसरी सूखे बालों से रगड़ कर दूसरी स्ट्रॉ लाते हैं तो क्या होता है, ये लटकी हुई जो स्ट्रॉ है ना, ये से दूर हट जाती है, ये से दूर हट जाती है, मतलब ये थोड़ी सी इधर चली जाती है ना। मतलब ये क्या है, क्यों दूर हट रही है, क्योंकि दोनों में समान आवेश हैं, समान आवेश हैं दोनों में, ठीक है। तो समान आवेशों में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है, मतलब समान आवेश यदि एक दूसरे के पास पास लाते हैं तो दोनों एक दूसरे से दूर हटते हैं, ठीक है। समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है। प्रतिकर्षण मतलब दूर हटना, एक दूसरे से दूर हटना। समान आवेश जैसे ऋण और ऋण आवेश या धन और धन आवेश, यदि ये स्ट्रॉ भी ऋण आवेशित है और ये स्ट्रॉ भी ऋण आवेशित है ना, इन दोनों स्ट्रॉ को एक दूसरे के पास लाते हैं ना, तो ये तो हम हाथ में पकड़े हुए हैं, लेकिन ये दूसरी जो स्ट्रॉ है जो लटकी हुई है ये दूर हट जाती है। अब इसी तरह से यदि हम एक कांच की छड़ को यदि रेशम के कपड़े से या सिल्क या रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं, कांच की छड़ को जब रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो कांच पर धन आवेश आता है और रेशम पर ऋण आवेश आता है। तो ये जो लटकी हुई स्ट्रॉ है जो ऋण आवेशित है, इसके पास यदि हम ये कांच की छड़ को रेशम से रगड़ कर इसके पास लाते हैं तो कांच की छड़ पर कौन सा आवेश है, धन आवेश है ना। कांच की छड़ को जब रेशम से रगड़ते हैं तो कांच की छड़ पर धन आवेश आता है और रेशम पर ऋण आवेश आता है। तो ये कांच की छड़ को जब रेशम से रगड़ा तो इसमें धन आवेश आ गया, तो ये धन आवेशित कांच की छड़ को ये ऋण आवेशित स्ट्रॉ के पास लाते हैं तो क्या होता है, ये स्ट्रॉ इसके पास खिसक आती है और इससे चिपक जाती है कांच की छड़ से, क्योंकि कांच की छड़ में कौन सा आवेश है, धन आवेश है। मतलब क्या हुआ, विपरीत आवेशों में क्या होता है, आकर्षण होता है ना। विपरीत आवेशों में हमेशा आकर्षण होता है, ये ध्यान रखना है ना। आवेशों की प्रकृति क्या होती है कि मतलब आवेशों से संबंधित नियम क्या है, आकर्षण प्रतिकर्षण का नियम कहा जाता है इसको। क्या कहा जाता है, आकर्षण प्रतिकर्षण का नियम। तो आकर्षण प्रतिकर्षण का नियम क्या है कि समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है, समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है। जैसे ऋण और ऋण आवेश पास पास लाएंगे तो ये एक दूसरे से दूर हटेंगे। धन और धन आवेश समान है, इनको यदि एक दूसरे के पास लाएंगे तो ये एक दूसरे से दूर हटेंगे, ठीक है। और दूसरा नियम क्या है कि विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है। विपरीत आवेश मतलब एक धन और दूसरा ऋण, है ना। तो धन और ऋण, जैसे इधर देखा ये स्ट्रॉ ऋण आवेशित है और ये कांच की छड़ धन आवेशित है ना। दोनों को जब एक दूसरे के पास लाते हैं ना तो ये चिपक जाती हैं एक दूसरे से, मतलब ये जो स्ट्रॉ जो दूर थी ये इसकी तरफ आकर्षित हो जाती है और इसे चिपक जाती है ना। तो विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है।
विपरीत धन और ऋण आवेश यदि एक दूसरे के पास लाएंगे तो ये एक दूसरे से चिपक जाएंगे। ठीक है, इनमें आकर्षण होता है। तो समान आवेशों में प्रतिकर्षण, समान आवेशों में प्रतिकर्षण और विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है। ठीक है, ये इतना सबको ध्यान रखना है। अब तो इससे मतलब आवेशित वस्तुओं के गुण क्या होते हैं? आवेशित वस्तुओं के गुण, आवेशित वस्तुओं के गुण क्या हैं? आवेशित वस्तुओं के गुण क्या हैं कि हर आवेशित वस्तु अनावेशित वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। मतलब आवेशित वस्तुओं में क्या होता है? आकर्षण का गुण होता है। आवेशित वस्तुओं में आकर्षण का गुण होता है, यानी हर आवेशित वस्तु दूसरी अनावेशित वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। और दूसरा नियम क्या है कि समान आवेशों में आकर्षण, समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है। समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है ना। और तीसरा नियम क्या है कि विपरीत आवेशों में, मतलब असमान आवेश जो होते हैं धन और ऋण, विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है। विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है। तो ये हैं आवेशित वस्तुओं के गुण। ठीक है, पहला गुण क्या है कि आवेशित वस्तुओं में आकर्षण का गुण होता है। ये दूसरी अनावेशित वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। ठीक है, और दूसरा गुण क्या होता है कि दो आवेशित वस्तुएं हैं तो यदि समान आवेश वाली हैं तो उनमें प्रतिकर्षण होगा, और यदि दोनों में विपरीत आवेश है, एक में धन आवेश है और दूसरी में ऋण आवेश है, तो उनमें आकर्षण होगा, है ना। टेस्टर का नाम सुना होगा। टेस्टर जो होता है ये इसका उपयोग कब होता है? जब ये चेक करना होता है कि किसी वस्तु में, किसी तार वगैरह में जो इलेक्ट्रिक पास हो रही है कि नहीं हो रही है। ठीक है, तो इसके लिए टेस्टर का उपयोग करते हैं। विद्युत परिपथ मतलब सर्किट जो होता है, विद्युत परिपथ मतलब सर्किट जो होता है, सर्किट में वाकई बिजली पास हो रही है या नहीं हो रही है, ये देखने के लिए टेस्टर का उपयोग करते हैं। ठीक है, अब आवेश जो है वो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला है घर्षण द्वारा आवेशन। वैसे आवेश 2 प्रकार के होते हैं, धन और ऋण। मतलब ये कितने प्रकार से आवेशित किया जा सकता है बच्चों को, कितनी प्रकार से वस्तुओं को आवेशित किया जा सकता है। तो घर्षण द्वारा आवेशित किया जाता है, मतलब 2 वस्तुओं को एक दूसरे से रगड़कर आवेशित कर सकते हैं। जैसे बताया कि सूखे बालों में कंघी को रगड़ने से, है ना, रेशम से कांच की छड़ को रगड़ने से, स्ट्रॉ को कागज से रगड़ने पर, यानी 2 वस्तुओं को जब रगड़ते हैं मतलब उनमें घर्षण होता है ना। तो घर्षण द्वारा 2 वस्तुओं को जब रगड़ते हैं तो उनमें आवेश उत्पन्न हो जाते हैं, उनको आवेशित कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको कहते हैं घर्षण द्वारा आवेशन, है ना। और घर्षण द्वारा आवेशन ये होता है। उसके बाद दूसरा क्या है? संपर्क द्वारा आवेशन। संपर्क द्वारा आवेशन मतलब यदि हमने प्लास्टिक के स्केल को कागज से रगड़ा, एक प्लास्टिक के स्केल को कागज से रगड़ा और फिर उस स्केल को दूसरी प्लास्टिक स्केल से स्पर्श करा दिया। ठीक है, एक प्लास्टिक के स्केल को कागज से रगड़ा या बालों से रगड़ा कई बार, तो वो आवेशित हो गया, है ना। अब उसके पास दूसरा स्केल लाए और उसको टच करा दिया, उससे दूसरे स्केल को जो अनावेशित था, जिसमें कोई आवेश नहीं था, उसको आवेशित स्केल से टच करा दिया, तो उसमें भी आवेश आ जाता है। जो अनावेशित था उसमें भी आवेश आ जाता है और वो कागज के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है ना। तो ये कहलाता है संपर्क द्वारा आवेशन। तो इस विधि से
धातुओं से बनी वस्तुओं को आवेशित नहीं किया जा सकता, क्योंकि धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं और हमारा शरीर भी विद्युत का सुचालक होता है। तो इनमें जो आवेश उत्पन्न होता है वो हमारे शरीर से होते हुए पृथ्वी में चला जाता है। तीसरा है प्रेरण द्वारा आवेशन, मतलब दूर से ही आवेशित हो जाती हैं। जब प्रेरण द्वारा आवेशन मतलब जैसे एक मान लो कांच का एक गिलास है ना, एक इस तरह का एक कांच का गिलास है ना। अब इसमें हम क्या करें कि एक पेंसिल लें, और ये पेंसिल है, जैसे ये पेंसिल है, पेंसिल में एक तांबे का तार लपेटें और इस तरह से मतलब लपेट के और उसको इस तरह से कांच के ये गिलास के अंदर लटका दें। एक भाग उसका गिलास के अंदर लटका दें और दूसरा भाग ऊपर रखें इस तरह से, है ना। और इसको थोड़ा सा मोड़ के एक हुक बना दें। और यहाँ पे चांदी की पत्ती का टुकड़ा जो बीच में से मोड़कर इसके ऊपर लटका दें, इस तरह से ऐसे लटका दें, है ना। अब क्या करें कि मतलब ये कांच के गिलास से ये छूना नहीं चाहिए ना, लटका रहना चाहिए। इसको फिर से एक बार बना देते हैं। ये है मान लो ये कांच का गिलास है और ये पेंसिल है। और पेंसिल में एक तांबे के तार को लपेट लें, 2-3 बार लपेट लें और लपेट के उसका एक सिरा कांच के गिलास के अंदर लटका दें और उसको थोड़ा सा मोड़ के हुक बना दें और दूसरा सिरा जो है ये कांच के गिलास के ऊपर रहे, है ना। और ये जो अंदर वाला भाग है इसमें चांदी की पत्ती को मोड़कर इस तरह से लटका दें, ये लटकी हुई है ना। अब हम क्या करें, अब कांच की छड़ को अलग से कांच की छड़ को रेशम से रगड़ के और इसके पास लाएं। कहाँ, ये ऊपर तांबे के तार का जो ऊपरी सिरा है इसके पास एक कांच की छड़ को लाते हैं रेशम से रगड़ेंगे तो ये आवेशित हो जाएगी, मतलब इसमें धन आवेश आ जाएगा, धन आवेशित हो जाएगी, है ना। इसको जब इसके पास लाते हैं तो क्या होता है, ये जो नीचे लटकी हुई है चांदी की जो पट्टी लटकी हुई है, तो इसके दोनों भाग फैल जाते हैं, इस तरह से ये फैल जाते हैं, है ना, फैल जाते हैं। तो क्यों फैल गए, क्योंकि ये आवेशित कांच की छड़ इसके पास लाते हैं, तो इसके कारण ये जो तांबे का तार है ये ऋण आवेशित हो जाता है प्रेरण द्वारा, मतलब दूर से ही प्रेरणा पाकर इसके प्रभाव से ये आवेशित हो जाता है। इस पर धनावेश था तो इसके ऊपर ऋण आवेश आ जाता है, विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाता है ना। और फिर ये आवेश यहाँ से होता हुआ ये यहाँ पे लटकी हुई जो चांदी की पट्टी थी इसमें आ जाता है। अब ये चांदी की पट्टी के दोनों भागों में ऋण आवेश आ जाता है ना। तो समान आवेश है, समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है, इसलिए ये दोनों पत्तियां इसकी जो है ये फैल जाती हैं। तो ये कहलाता है प्रेरण द्वारा आवेश, ठीक है। तो इसी सिद्धांत पर स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी बना। स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी, तो विद्युतदर्शी मतलब इसमें ये चेक किया जाता है कि ये कोई वस्तु आवेशित है या नहीं है ना। तो ये इस तरह का ये जो है स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी, ये इसमें क्या होता है, कांच का एक जार होता है, इस तरह का कांच का एक जार होता है जिसमें एक धातु की छड़ डली होती है, धातु की छड़ होती है और इसके एक सिरे पर मतलब ये धातु की चकती होती है, गोल गोल या कुछ भी हो सकता है ना। और अंदर की तरफ सोने की 2 पत्तियां लगी होती हैं ये इस तरह से, है ना। तो यदि इसके पास में यहाँ पर यदि कोई आवेशित वस्तु लाई जाती है तो ये स्वर्णपत्र तो जो हैं ये एक दूसरे से दूर हट जाते हैं, मतलब फैल जाते हैं ये, है ना। तो उससे ये पता चल जाता है कि इसके पास में जो वस्तु लाई गई, मान लो कोई छड़ हुई, कांच की छड़ हुई, है ना, वो आवेशित है। यदि ये फैल जाते हैं तो मतलब वो छड़ आवेशित है, और यदि नहीं फैलते तो आवेशित नहीं है। तो इससे ये पता चल जाता है कि कोई वस्तु आवेशित है या नहीं, है ना। अब इस तरह से ये आवेश जो हैं ये वायुमंडल में भी उत्पन्न हो जाते हैं। क्या होता है, हम लोग
सुनते हैं बिजली गरजती, मतलब बादल गरजते हैं, बिजली चमकती है। देखा है हमने बरसात के दिनों में बादल भी गरजते हैं और बिजली भी चमकती है। तो ये तो प्राकृतिक घटना है। तो इसमें क्या होता है कि बादलों में क्या होता है, पानी की बहुत छोटी छोटी बूंदें होती हैं, है ना। बादलों में पानी की बहुत छोटी छोटी सी बूंदें होती हैं, उनमें धन आवेश होता है, धन आवेश आ जाता है उनमें। और बड़ी और भारी बूंदें जो होती हैं वो ऋण आवेशित हो जाती हैं। जब रगड़ खाती है ना, हवा चलती है, हवा से बादल जो हैं आपस में रगड़ खाते हैं, रगड़ खाते हैं। तो क्या होता है कि एक प्रकार के बादल में ऋण धनावेश आ जाता है और दूसरे प्रकार के बादल में ऋण आवेश आ जाता है ना। तो इस तरह से ऋण आवेशित हो जाते हैं। तो धनावेशित जो छोटी बूंदें होती हैं वो हल्की होती हैं, तो हवा के कारण वो हवा के कारण उड़ती हुई वो बादल के ऊपरी भाग की तरफ चली जाती हैं और आपस में रगड़ खाती हैं। और जो ऋण आवेशित बूंदें होती हैं वो भारी होती है, तो वो नीचे की तरफ आती हैं। तो आप इस तरह से वो आपस में एक दूसरे से घर्षण कर देती, मतलब रगड़ खाती हैं। रगड़ खाती हैं तो क्या होता है, इनमें मतलब आवेश उत्पन्न हो जाते हैं, है ना। और ये आवेश एक दूसरे से टकराते, क्योंकि विपरीत आवेश है। एक प्रकार के बादलों में धनावेश है और दूसरे प्रकार के बादलों में ऋण आवेश है। तो ये धनावेशित और ऋण आवेशित बादल, ये क्योंकि विपरीत आवेश है, और विपरीत आवेशों में क्या होता है, आकर्षण होता है। तो ये एक दूसरे के पास आते हैं तेजी से और आपस में टकरा जाते हैं। तो जब ये आपस में टकराते हैं तो बहुत तेज आवाज़ आती है ना। इसको हम मेघ गर्जन के रूप में या फिर बादल गरजने के रूप में सुनते हैं, है ना। हम बोलते हैं बादल गरज रहे हैं। और यहाँ पर बहुत तेज स्पार्किंग भी होती है, मतलब चमकती है। जब ये आपस में टकराते हैं ना तो चिंगारियाँ निकलती हैं, तो उसको हम बोलते हैं बिजली का चमकना, कि बिजली चमक रही है ना। तो इतना समझ में आया ना कि बिजली क्यों चमकती है, बादल क्यों गरजते हैं। जब हवा चलती है तो बादलों में क्या होता है, पानी की बूंदें होती हैं, कहीं छोटी बूंदें होती हैं, कहीं बड़ी बूंदें होती हैं, है ना। तो छोटी बूंदों में धनावेश उत्पन्न, जब मतलब बादल आपस में टकराते हैं हवा के कारण, बादल जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर से निकलते हैं और फिर टकराते हैं। तो तब टकराते हैं मतलब घर्षण होता है, इनमें रगड़ते हैं, एक दूसरे से रगड़ते हैं। तो रगड़ते हैं तो इनमें आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो दोनों में विपरीत आवेश उत्पन्न होता है, एक में धनावेश, दूसरे में ऋण आवेश, है ना। तो ये दोनों विपरीत आवेश हैं और विपरीत आवेशों में क्या होता है, आकर्षण होता है। इसलिए ये आपस में टकराते हैं। आकर्षण मतलब एक दूसरे के पास पास आना। तो एक आकर्षण के कारण ये एक दूसरे के पास पास आते हैं, तो आपस में टकराते हैं। आपस में टकराते हैं तो चिंगारियाँ निकलती हैं, जिसको हम बोलते हैं कि बिजली चमक रही है ना। और उसके साथ साथ टकराहट के कारण बहुत तेज आवाज़ भी आती है, जिसको हम बोलते हैं बादल गरज रहे हैं। तो इस तरह से बादलों का गरजना, बिजली का चमकना, ये सब आवेशों के कारण होते हैं, है ना। तो जहाँ पर ये आपस में टकराते हैं इसको विद्युत विसर्जन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जब ये बादल धनावेशित और ऋणावेशित बादल आपस में टकराते हैं तो इसको विद्युत विसर्जन बोलते हैं, यानी बिजली गिरना, है ना। तो ये बिजली जब किन्हीं मतलब मकान वगैरह पे गिर जाती है ना, तो मकान तक गिर जाते हैं। ये बिजली मतलब विद्युत विसर्जन जो होता है, जिसको हम सामान्य भाषा में बिजली गिरना बोलते हैं, कि कहीं पर बिजली गिरी। जब बहुत तेज आवाज़ आती है एकदम, तो लगता है कहीं कहीं बिजली गिरी, है ना। तो ये बिजली यदि किसी मकान के ऊपर गिर जाती है तो वो मकान को नष्ट कर देती है ना। तो मकानों को बिजली से बचाने के लिए, और कहीं कहीं पर ये बिजली क्या है, किसी व्यक्ति के ऊपर यदि गिर जाती है तो वो उसकी भी मृत्यु हो जाती है ना। तो ये मकानों को बिजली से बचाने के लिए एक उपकरण लगा दिया जाता है मकानों में, जो कि विद्युत विसर्जन से मकानों को बचाता है। तो ये उपकरण जो होता है ये तड़ित चालक कहलाता है। क्या कहलाता है, तड़ित चालक, तड़ित चालक कहलाता है। तो जैसे कोई मकान होता है, मान लो ये एक मकान है ना, इस तरह का ये एक मकान बना हुआ है ना। तो ये मकान के किनारे से मतलब दीवार से सटाकर एक छड़
लगाई धातु की बनी हुई छड़ होती है, जिसका ऊपरी सिरा त्रिशूल के आकार का होता है, इस तरह का त्रिशूल के आकार का होता है, और धातु की बना हुआ होता है। ये मकान की दीवार से सटाकर लगाता है और नीचे ज़मीन में एक तांबे की प्लेट से जुड़ा रहता है। मतलब नीचे क्या होता है, ये तांबे की प्लेट होती है, तड़ित चालक, ये तड़ित चालक कहलाता है पूरा, जिसका ऊपरी सिरा त्रिशूल के आकार का होता है। और बाकी जो छड़ है ये इसका निचला सिरा जमीन में गहराई में गड़ी हुई एक तांबे की प्लेट से जुड़ा होता है। ये तांबे की प्लेट है, इससे जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, ऊपरा सिरा नुकीला होता है, त्रिशूल के आकार का होता है। तो त्रिशूल के आकार का इसलिए बनाया जाता है क्योंकि जब विद्युत विसर्जन होता है तो सबसे अधिक आवेश जो हैं वो नुकीले भाग पर ही एकत्रित होते हैं। मतलब नुकीला भाग जो है वो आवेशों को अपनी ओर अपनी तरफ आकर्षित करता है। तो विद्युत विसर्जन जब होता है तो तड़ित चालक का ये ऊपरी सिरा त्रिशूल के आकार का है। नुकीला होने के कारण इसमें अत्यधिक मात्रा में विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाता है, और ये विपरीत आवेश जब इसमें उत्पन्न हो जाता है तो ये धातु की छड़ से होता हुआ जमीन में चला जाता है। ठीक है, धातु की छड़ से होता हुआ ये जमीन में चला जाता है और इसलिए मकान को कोई नुकसान नहीं हो पाता। इसको एक बार और समझ लेते हैं। तड़ित चालक बोलते हैं इसको। मतलब जब बिजली गिरती है, बादलों आकाश में विद्युत विसर्जन होता है, तो विद्युत विसर्जन से मकान को कोई नुकसान ना पहुँचे, है ना। इसलिए मकानों की सुरक्षा के लिए मकान की दीवार से सटाकर एक उपकरण लगाया जाता है जिसको तड़ित चालक बोलते हैं। और तड़ित चालक में क्या होता है, एक धातु की छड़ होती है जिसका ऊपरी सिरा त्रिशूल के आकार का होता है। ये मकान के ऊपरी हिस्से में लगाया जाता है और मकान से सटाकर ये छड़ नीचे की ओर जमीन में गड़ा दी जाती है, जहाँ ये तांबे की प्लेट से जुड़ी हुई होती है ना। तो जब विद्युत विसर्जन होता है यानी बिजली गिरती है तो ये जो नुकीला भाग है, त्रिशूल के आकार का नुकीला भाग है, इसमें विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाते हैं, है ना। तो सारा आवेश जो है वो यहीं आ जाता है। मतलब विद्युत विसर्जन होता है तो पूरे आवेश जो हैं ये इसी पर आ जाते हैं। और ये आवेश, ये क्योंकि ये धातु की छड़ है इसलिए ये आवेश इस धातु की छड़ से होते हुए पृथ्वी में चले जाते हैं और इससे मकान को कोई हानि नहीं पहुंचती। तो इस तरह से ये पाठ पूरा हुआ।